नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। विषय इतिहास और राजनीति विज्ञान, पाठ 3, राजनीतिक दल, भाग 2। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु: राष्ट्रीय दल, प्रांतीय दल और भारतीय प्रांतीय दलों का बदलता स्वरूप। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दल मान्यता कैसे मिलती है, राजनीतिक दलों को मान्यता किस तरह प्राप्त होती है। राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय दल के रूप में अनुमति लेने के लिए चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर नियम लागू किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से न्यूनतम जगह या मतलब न्यूनतम सीट जिसे हम कहते हैं, और कम से कम मतों की शर्तों का समावेश होता है। भारत के राष्ट्रीय दल और प्रमुख प्रांतीय दल, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय दल, और इस स्लाइड में आपको कुछ हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है, और इस धुंधलके में आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, और अधिकांश चिन्हों को आप पहचानते हैं। पहला जो है यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ये भारत के राष्ट्रीय दल हैं। तो हमारे मुख्य राष्ट्रीय दल हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। अब ये पार्टियों के बारे में हम कुछ बातें संक्षेप में जानेंगे। हम पार्टियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें उससे पहले हम देखते हैं लोकसभा चुनाव 2009 ईस्वी और 2014 ईस्वी में राष्ट्रीय दलों को मिले स्थान। यह हम देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के नाम जो भारत के राष्ट्रीय दल हैं, और 2009 का इलेक्शन और 2014 का इलेक्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2009 में 206 सीटें मिली थी और 2014 में सिर्फ 44 सीटें। सोचो कहां 206 सीटें और 44 सीटें, यानी कितनी गिरावट आई इनके मतों में। दूसरी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 2009 में इसे 4 सीट मिली थी और 2014 में भारी गिरावट के साथ केवल 1 सीट पर यह सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी 2009 में इसे 116 सीटें मिली थी और 2014 में एकदम उछाल आया और इस पार्टी ने हासिल की 282 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 2009 में इसे 16 सीटें मिली थी और 2014 में इसने गिरावट के साथ सिर्फ 9 सीटें बरकरार रखी, यानी 7 सीटों का इसे नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी, इसके पास थी 2009 में 21 सीटें और 2014 में बिल्कुल सफाया हो गया इस पार्टी का। इस पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे हम एनसीपी कहते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसे 2009 में मिली थी 9 सीटें और 2014 में 6 सीटें मिली, यानी सिर्फ 3 सीटों का नुकसान हुआ। मैंने आपसे चर्चा की थी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ये 2 बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया था। उसके बाद कुछ समय के बाद, यानी कुछ सालों के बाद, समय मतलब 1-2 घंटे की बात नहीं, कुछ सालों के बाद कांग्रेस पार्टी में कुछ विभाजन हुआ, नीतियों के आधार पर मतभेद हुए और कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई। तो उस समय तत्कालीन प्रभावशाली नेता इंदिरा गांधी जी थी और उनके पार्टी अलग हुई तो पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला गाय बछड़ा। 1971 के जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था गाय बछड़ा। उसके बाद जनवरी 78 में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ और एक नई पार्टी बनी और इस पार्टी को नाम मिला कांग्रेस आई, और आज भी ये पार्टी है और इसका चुनाव चिन्ह है पंजा। तो आज जिस चुनाव चिन्ह को हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और हमने देखा कि किस तरह से इस मूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और कालांतर में किस तरह से परिवर्तन हुए और आज वर्तमान में इसका स्वरूप एक किस तरह से सिमट गया है और किस तरह से इसके जो चुनाव चिन्ह में परिवर्तन आते गया। इस दल का लोकतांत्रिक समाजवाद, अंतरराष्ट्रीय शांति और सामाजिक समता पर विश्वास रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये है उसका चुनाव चिन्ह। मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित इस पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई है। बहुत पुरानी पार्टी है। भारत में यह बहुत ही पुरानी राजनीतिक पार्टी है। यह पार्टी श्रमिकों, परिश्रमी वर्ग और श्रमिकों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए कार्य करती है। इस पार्टी ने हमेशा पूंजीवाद का विरोध किया है। 1960 ईस्वी के दशक में 2 साम्यवादी देशों, दुनिया में 2 कम्युनिस्ट देश थे, चीन और सोवियत यूनियन। तो हमारी जो ये पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें कंफ्यूजन हुआ इन पार्टियों को कि हम चीन का नेतृत्व लें या सोवियत यूनियन का नेतृत्व स्वीकार करें। इस पर पार्टी के नेताओं में वैचारिक मत भिन्नता उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई और 1964 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। यह है उसका चुनाव चिन्ह सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यह पार्टी समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करती है। इस पार्टी को साम्राज्यवाद से हमेशा विरोध रहा इसका। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, वर्तमान में हमारे देश में इसी दल की सरकार है। इसकी स्थापना मूल रूप से हुई थी 1980 ईस्वी में। एक्चुअली 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1977 ईस्वी में बनी यह जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हुआ। 1977 में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह तत्कालीन जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसके विरोध में अनेक छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठा हुई और जब सब पार्टियां मिली तो उसे एक कॉमन नाम दिया गया, जनता पार्टी। और ये भारतीय जनसंघ
जो 1951 में बना था, वह भी इस जनता पार्टी में घुल मिल गया, यानी जनता पार्टी में उसका विलय हो गया। जनता पार्टी का यह गठित स्वरूप अधिक समय तक टिका नहीं। यह हमने जाना है। पार्टी विभाजित हुई और 1980 ईस्वी में भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। यानी 77 में यह भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी, यह मिल गई जनता पार्टी में, और 1980 में यानी महज 3 सालों में पार्टी में जनता पार्टी में फूट पड़ी। यह पार्टी में संगठन बराबर से काम नहीं कर सका और 1980 में भारतीय जनसंघ जो था, उसने एक नया नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी, और वर्तमान में हमारे देश में इसी पार्टी की सरकार है। अगली महत्वपूर्ण पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। ये उसका चुनाव चिन्ह है हाथी, और इसकी स्थापना हुई 1984, सन 1984। बहुजनों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। 1984 ईस्वी में इस पार्टी की स्थापना हुई। बहुजन शब्द में दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का समावेश होता है। अतः बहुजन समाज को सत्ता में लाना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह हम देख रहे हैं घड़ी, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1999 ईस्वी में। एक्चुअली कांग्रेस एक बार फिर टूट गई थी, कांग्रेस का फिर विभाजन हुआ था और एक नई पार्टी हुई, उससे अलग होकर एक नई पार्टी बनी और उसका नाम था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पार्टी अपनी जगह, और उसी में से कुछ लोगों ने अपना अलग दल बनाया। नीतियों के चलते उनका आपसी टकराव हुआ, मतभेद हुए, और ये मतभेद इतना बढ़ा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी में से एक दल निकला और उसने एक नई पार्टी की स्थापना कर ली, और बहुत जल्दी यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में डिक्लेयर हो गई। लोकतंत्र, समता, पंथ निरपेक्षता आदि मूल्यों पर पार्टी का विश्वास रहा है। सन 1999 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके यह पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में रही तथा केंद्र में भी 2000 ईस्वी से 2014 ईस्वी तक, यानी ये लंबी एक अवधि थी, दीर्घावधि में यह पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में बने गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल रही। तृणमूल कांग्रेस, ये इसका चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं, और इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1999 में। 1998 ईस्वी में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। 2016 ईस्वी में निर्वाचन आयोग द्वारा इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। यानी इस पार्टी तो बन गई थी तृणमूल कांग्रेस का 1998 में, लेकिन तब ये अपने क्षेत्रीय स्तर पे काम कर रही थी पार्टी, और 2016 में यानी 18 साल बाद इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली। लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और दुर्बल वर्ग के हितों का संरक्षण करना इस पार्टी की प्रमुख नीति रही है। बच्चों, आपने यदि कभी ध्यान दिया होगा तो कई बार आपने न्यूज़ में, टीवी के न्यूज़ में या पेपर में, न्यूज़ में इस तरह से खबरें पढ़ी होंगी कि तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक दुकानदारी का भय, महाराष्ट्र में नई पार्टी की स्थापना। कौन सा विभाग मिलेगा, गृह या समाज कल्याण? हरियाणा जनहित कांग्रेस अपना लक्ष्य पाने में असफल। शिरोमणि अकाली दल को स्पष्ट बहुमत। पीडीपी और भाजपा का गठबंधन
सत्ता छोड़ने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता क्यों? दल बंदल प्रतिबंधक कानून लोकतंत्र के लिए पोषक। ऐसी अनेक खबरें आपने टीवी के चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे सुनी होंगी या पेपर में पढ़ी होंगी। तो ये हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ये पार्टियां केवल अपने राज्य तक ही सीमित क्यों हैं? राज्य के कुछ नेता हमें राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं, तो कुछ नेता केवल राज्य तक ही प्रभावी रहते हैं। ऐसा क्यों? तो इस क्यों का उत्तर हमें इस तरह से मिलता है कि अपनी भाषा और अपने प्रदेश के बारे में जब आत्मीयता की भावना बढ़ जाती है, हमें सब भाषाओं से अपनी भाषा अधिक अच्छी लगने लगती है और अपना प्रदेश, हमारा राज्य विकास करे, ये भावना आम जनता में बढ़ती जाती है। तब कुछ समय पश्चात अपनी भाषा और अपने प्रदेश के प्रति अस्मिता उत्पन्न होती है, यानी उसके आन बान शान के प्रति हम सजग हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप प्रांतीयता का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि लोग, जहां पर हमारे देश की परंपरा कैसी है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, लेकिन जब क्षेत्रीयता की भावना बढ़ती है तब प्रांतीयता का जन्म होता है। हम केवल अपने प्रांत के हित और विकास का विचार करने लगते हैं। राष्ट्र की भावना खत्म हो जाती है और हम अपने छोटे से स्वरूप में ही चिंतन करते हैं। भाषाई, प्रांतीय, सांस्कृतिक और उनके प्रति उत्पन्न अस्मिताओं के इकट्ठे होने से प्रांतीयता की भावना प्रबल होने लगती है। वो शब्द वाक्य बहुत बड़ा है और सुनने में कठिन भी लगता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है कि जब लोगों में भाषाई, अपनी भाषा के प्रति अस्मिता उत्पन्न हो जाती है, यानी हमारी भाषा सबसे श्रेष्ठ है, हम इसकी भाषा की आन बान और शान में खड़े रहेंगे, और हम दूसरी भाषाओं को तुच्छ दृष्टि से देखने लगते हैं। हमारे राज्य की संस्कृति, हमारे राज्य के नीतियां, ये सब एकदम श्रेष्ठ हैं, यानी जो अस्मिता उत्पन्न होती है वो श्रेष्ठता की भावना से कि हमारी सभी चीजें बहुत अच्छी है दूसरों से, दूसरे राज्यों से हमारा राज्य अधिक विकसित है, दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में संसाधन अधिक हैं, और बहुत सी ऐसी बातें जिन पर जब एक अहंकार की भावना, एक अहम की भावना प्रबल हो जाती है, तो कई बार स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होता है और कभी कभी विभिन्न दबाव गुट और आंदोलनों का निर्माण भी होता है। इन सब का एक ही प्रमुख उद्देश्य होता है, अपने क्षेत्र के हित संबंधों का संरक्षण करना, अपने ही क्षेत्र की भलाई के बारे में सोचना। सोचो कितनी संकीर्णता आ जाती है जब हम प्रांतीय दलों के बारे में बात करते हैं, यानी हम केवल अपने तक सीमित हो जाते हैं, अपने स्वार्थ तक सीमित हो जाते हैं और हम व्यापक रूप से सोचना छोड़ देते हैं। समग्र देश के बारे में हमारी सोच जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इन शॉर्ट हम कहें कि प्रांतीय दल किसे कहते हैं, तो विशेष प्रदेश के अलगपन का अभिमान रखने वाले और उसकी प्रगति के लिए सत्ता की होड़ में उतरे राजनीतिक गुटों को प्रांतीय अथवा प्रादेशिक पार्टी कहा जाता है, या क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम रीजनल पार्टी कहते हैं, और इनका प्रभाव अपने अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। विशेष प्रदेश के अलगपन का अभिमान, यानी हम अन्य प्रदेशों से अलग हैं, हमारा जो प्रदेश है वो विशेष है, ऐसा अभिमान जब हमें हो जाता है, घमंड होने लगता है, तब हम अपने स्वार्थ में सिमट जाते हैं। तो प्रांतीय दल जो क्या करते हैं, मुख्य रूप से ये अपने ही प्रदेश की समस्याओं को प्रधानता देते हैं। पूरे देश की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं होता, यह केवल अपने प्रदेश की समस्याओं पर फोकस करते हैं। विकास साधने के लिए, यानी हमारे राज्य में विकास हो, हमारा प्रदेश विकसित हो, इसके लिए उन्हें अधिकारों के बदले स्वायत्तता महत्वपूर्ण लगती है। उन्हें लगता है कि हम स्वतंत्र रहें, हमारे पर कोई निर्णय नियंत्रण न रहे किसी का।
केंद्र सरकार को सहयोग देकर अपनी स्वायत्तता का क्षेत्र अबाधित बनाए रखने का काम करते हैं। केंद्र सरकार को सहयोग भी देते हैं ताकि हमारे जो प्रदेश में केंद्र सरकार का सहयोग मिलता रहे और हमारे प्रदेश का विकास आसानी से हो सके। इनका एक आग्रह रहता है प्रांतीय दलों का कि प्रांतीय समस्याओं को प्रांतीय स्तर पर सुलझाया जाए, प्रशासन और व्यवसाय में उस प्रांत के नागरिकों को प्रधानता मिले, सत्ता की बागडोर अपने ही प्रदेश के व्यक्ति के हाथ में रहे। इन छोटी छोटी बातों के प्रति प्रांतीय दलों का विशेष आग्रह रहता है। स्वातंत्र्योत्तर समय से भारत में प्रांतीय दलों का अस्तित्व रहा है, परंतु आज उनके स्वरूप और उनकी भूमिकाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देते हैं। भारत में बहुत पहले से क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए हैं, लेकिन उस समय उनकी विचारधारा पूरे देश के साथ मिलती थी। आज इनके स्वरूप में, इनकी भूमिकाओं में बहुत बदलाव आ गया है। और क्या बदलाव आ गया है? प्रारंभिक समय में प्रांतीय अस्मिताओं को लेकर अलगाववादी आंदोलन का निर्माण हुआ, यानी हमारा राज्य, हमारा प्रदेश एकदम बेस्ट है, हम आपसे अलग रहेंगे। तो इस तरह से अलगाववादी आंदोलन जो है वो शुरू होने लगे। स्वतंत्र खालिस्तान की मांग हुई, है ना। खालिस्तान बहुत देर दिन तक नारा गूंजा था, हमें अपना खालिस्तान बनाना है। पंजाब के लोगों की एक गुट की मांग थी कि हम अपना स्वतंत्र राज्य हमें चाहिए। द्रविड़िस्तान जैसी मांगों का प्रमुख उद्देश्य संघ राज्य से विभाजित होकर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना था, क्योंकि खालिस्तानी जो थे उनका कहना था कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत सक्षम हैं, पूरे भारत देश में सबसे अधिक कुर्बानी हम ही ने दी है अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, तो हमें अपना अलग राष्ट्र बनाना है, हम भारत का हिस्सा बन के नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र खालिस्तान बनाएंगे। तो इस तरह की जो अलगाववादी भावनाएं जो थी वो ज़्यादा विकसित हुई, और ऐसे ही कुछ कारणों से हमें भारतीय प्रांतीय दलों के बदलते स्वरूप के बारे में आभास होता है। प्रांतीय दलों की भूमिका बदलने लगी। स्वतंत्र राज्य के मांग के बजाय वे अधिकाधिक स्वायत्तता पाने के लिए प्रयत्न करने लगे। फिर बाद में जो पहले उनकी जैसे खालिस्तान या द्रविड़िस्तान की मांग थी कि हम अलग देश बनाएंगे, बाद में उनकी जो भूमिका थी उसमें थोड़े चेंजेस आ गए। अब उन्होंने क्या किया कि हमको स्वतंत्र देश हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने राज्य में हम किसी का डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी का इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए। यह प्रांतीय दलों के विकास यात्रा का दूसरा चरण। इसकी शुरुआत लगभग 1990 ईस्वी के बाद हुई। और तीसरा मुद्दा है कि हमारे प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रदेश के नागरिकों को राज्य और केंद्र में सत्ता मिले, यानी हमारे जो प्रदेश के स्थान के नागरिक जो हैं ये इलेक्शन में जीते, जो भी पार्टी की तरफ से खड़े रहें, और इनको राज्य में भी सत्ता मिले और केंद्र में भी सत्ता मिले। जैसे ऐसी पार्टियों में हम नाम ले सकते हैं महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी का, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी का, और ऐसे भारत भर में कई अनेक पार्टियां हैं। अगला हम देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के प्रांतीय दलों के विकास का एक विशेष दृष्टिकोण दिखाई देता है। और पूर्वोत्तर भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इनकी एक अलग इनके यहाँ ट्रेंड दिखाई देता है। क्या कि इन्होंने विभाजित होने की मांग छोड़ दी। पहले इनकी मांग क्या थी कि हमको अलग किया जाए भारत से, हम नया देश बनाएंगे। बाद में इन्होंने ये मांग छोड़ दी और उन्होंने क्या मांग की कि हम अपने प्रदेश में हमारा शासन रहेगा और इसमें केंद्र सरकार इसमें कोई दखल अंदाजी न करे। लेकिन अब थोड़ी सी स्थितियां फिर बदल गई हैं और पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रांतीय दल धीरे धीरे प्रमुख राष्ट्रीय प्रवाह में आने लगे हैं। अब देखा जाए तो भारत में बहुत सारे प्रांतीय दल हैं, तो सबकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर सकते,
लेकिन फिर भी हमने भारत के पूर्वी हिस्सों से, पश्चिमी हिस्सों से, दक्षिण और उत्तरी क्षेत्र के कुछ प्रातिनिधिक दलों का परिचय यहाँ दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये चुनाव चिन्ह तो आप शायद पहचान गए होंगे, और ये है हमारी शिवसेना पार्टी का चिन्ह, धनुष बाण। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो शिवसेना है महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा, मराठी भाषा का संवर्धन, मराठी संस्कृति का संवर्धन और पर प्रांतियों का विरोध, यह शिवसेना का प्रमुख एजेंडा रहा हमेशा। 1995 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र में सत्ता में आई और 2014 ईस्वी के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सत्ता में सहभागी हुई। एक प्रमुख पार्टी शिरोमणि अकाली दल, यह पंजाब की एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी, सन 1920 में इस पार्टी की स्थापना हुई। धार्मिक और प्रांतीय अस्मिता के संवर्धन को प्राथमिकता और पंजाब में कई वर्षों तक सत्ता में रही। इसके बाद हम देखते हैं जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नाम से ही जाहिर है कि जम्मू और कश्मीर की पार्टी है ये पार्टी का चुनाव चिन्ह, और कश्मीर का प्रमुख प्रांतीय दल जैसा मैंने कहा, और इसकी स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में और कश्मीरी जनता के हित संबंधों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील, स्वायत्तता के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह पहचाना सा लग रहा है, यह है असम गण परिषद पार्टी। 1985 ईस्वी में सरकार के साथ हुए समझौते से असम अनुबंध और 1985 ईस्वी में असम गण परिषद की स्थापना। असम में हमेशा एक जो मुद्दा प्रभावी रहा वो बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों का। ये शरणार्थी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते और धीरे धीरे ये असम में इनकी तादाद बढ़ती गई और ऐसे ही समय पर इस पार्टी का उद्भव हुआ। तो इनका जो मुख्य मुद्दा क्या था, एजेंडा क्या था कि शरणार्थियों के प्रश्नों को हल करना, असम की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक धरोहर की रक्षा करना और आर्थिक विकास हेतु प्रयत्नशील। और पिछले कई वर्षों तक असम में सत्ताधारी पार्टी के रूप में भी इसने अपना परचम फहराए रखा है। तमिलनाडु की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी कौन सी है? यह है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। 1920 ईस्वी में ब्राह्मणेतर आंदोलन जस्टिस पार्टी का परिवर्तन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इस राजनीतिक दल में हुआ, लेकिन जल्दी ही इसमें पार्टी में कुछ मतभेद हुए और 24 सालों के बाद 1944 ईस्वी में जस्टिस पार्टी द्रविड़ कड़गम के नाम से जाने लगी, यानी मुनेत्र शब्द इसमें से गायब हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1949 में फिर कुछ बातें हुई, आपसी मतभेद होते गए और इसमें एक गुट अलग हो गया और उस गुट ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना की। 1972 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना हो गई और इस पार्टी का जो मुख्य एजेंडा था वह था तमिल अस्मिता के संवर्धन का प्रयत्न। तो हमने देखा है कि जितनी प्रांतीय पार्टियां हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र की अस्मिता के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
और कुछ समय तक यह पार्टी केंद्र की गठबंधन सरकार में भी सहभागी रही। तो हम देखते हैं कि सभी स्तरों के मतदाताओं का पार्टी को सहयोग मिला, समर्थन मिला और लंबे समय तक समर्थन मिला और इसीलिए यह पार्टी दीर्घकाल तक सत्ता में बनी रही। और जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो वो कई उपाय योजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्षम होती है। तो इस तरह से हमने अपने इस पाठ में भारत के राष्ट्रीय दलों के बारे में और भारत के प्रांतीय दलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अब भारत के सभी राज्यों में कई प्रांतीय दल हैं, तो हम सभी की चर्चा तो यहाँ कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है ये। तो आप भारत के मानचित्र को देखिए और अन्य कुछ प्रांतीय दलों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको गूगल सर्च करना भी पता है, न्यूज़पेपर से भी आप ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से भारत के अन्य राज्यों के प्रांतीय दलों की जानकारी का आप संग्रह कर सकते हैं। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।